हनुमान बेनीवाल कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। हनुमान बेनीवाल बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर व्यक्ति है। अगर कोई हनुमान की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो राजस्थान की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। हमारे साथ आ जाते हैं ना शहीद स्मारक पे, रविंद्र भाटी हम बैठे ना धरने पे, आ जाओ, वहाँ तो हनुमान जी बैठे हैं ना। तो हनुमान जी कोई थोड़ी है, कोई ऐसे कोई काटते उनको, हनुमान जी कोई लड़ते थोड़ी है। हनुमान जी बैठे तो साथ आके बैठने में क्या समस्या है। निर्मल चौधरी गाड़ी घोड़ों का अच्छा कर रहे हैं आजकल, अच्छी रील फील बना रहे हैं, चल रहा है, ठीक चल रहा है उनका। युवाओं को लेकर क्या एक लाइन में क्या जवाब देना चाहिए? देखो निर्मल चौधरी को मैं ये कहूंगा कि ठीक है, अच्छे हैं, अच्छी रील बन रही है उनकी, बाकी तो धरातल पे भी उनको आना चाहिए। अब वो कि मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा दिन रीलें लोग देखते नहीं है। हनुमान बेनीवाल से कोई नाराजगी है क्या? हाँ, ऑपरेशन साइलेंसर भी चल रहा था, बहुत सारे लोग साइलेंसर लेके पहुंच गए और हनुमान जी भी चर्चा कर रहे थे ऑपरेशन साइलेंसर की, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी ऑपरेशन साइलेंसर की। मुझे लगता है मामला सस्ते में सुलट गया। तो क्या 2028 का महुआ से चुनाव लड़ने का प्लान है? पेपर लीक से और ये भ्रष्टाचार से खुद दुखी होके, खुद परेशान होके, और इस सिस्टम को और जो ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है पेपर माफियाओं का, इनको बदलने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन रविंद्र भाटी से मैं थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं पेपर लीक की, भ्रष्टाचार की, तो रविंद्र भाटी वही काम कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के साथ नहीं बोलने का। उन्होंने क्या करा, लेटर लिखा कि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। कब तक वही राजा का बेटा राजा बनता रहेगा? कहाँ तो अब तो किसान का बेटा राजा बनना चाहिए ना। अब किसान के बेटे विधायक बनने चाहिए, किसान के बेटे सांसद बनने चाहिए। कब तक ये घटनाक्रम चलते रहेंगे? तो राजस्थान की तस्वीर में अब बदलाव होना चाहिए। और आपको 28 में आपको देखेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में किसान के बेटों का कब्जा होगा। भजन लाल जी राजस्थान में टिकते नहीं है, दिल्ली ज्यादा रहते हैं। मुझे कभी कभी तो लगता है कि भजन लाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आज सड़क पे हम इस लड़ाई को लड़ते हैं तो बहुत बार क्या होता है, सरकार प्रशासन आवाज को दबाने का काम करता है। अगर आज मनोज मीणा के पास कोई राजनीतिक पद होता, आज मनोज मीणा विधानसभा में होता, तो सरकार की हिम्मत है क्या मेरी आवाज को दबा देती? नहीं दबा पाती। पुलिस की हिम्मत है क्या दबा देती? नहीं दबा पाती। अशोक गहलोत जी का समय चला गया। अशोक गहलोत जी के समय कितने पेपर लीक हुए, अशोक गहलोत जी के समय कितनी घटनाएं हुई, अशोक गहलोत जी कुछ कर नहीं पाए। भजन लाल जी ने एक बुजुर्ग पिता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है, एक ऐसा पिता को ठगने का काम किया है जो भजन लाल जी को नहीं करना चाहिए। गोवर्धन महाराज को मानने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार झूठ बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? मान जी कह रहे हैं कि दिल्ली भी कूच हो सकता है, सीएम हाउस भी जा सकते हैं, सचिवालय भी जा सकते हैं, कोई ट्रैक भी हो सकता है, कोई रेलवे भी हो सकती है, जहां मन हुआ वहीं चले जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं इस बार। ऐलान होता है सडनली आर या पार। राजेंद्र राठौड़ जी मिले जुले व्यक्ति हैं। अब राजस्थान के पलटू राम है, क्योंकि वो अपने बयानों से पलट रहे हैं ना आजकल। लेकिन सीएम साहब कहने कोई किसान है, मुझे लगता नहीं वो किसान वाली बात करते हैं आजकल। क्या वो ये भी कहते हैं मैं सरपंच रहा हूँ, पहले सरपंच रहे भी है, और वो कहते हैं मैं किसान परिवार से हूँ। लेकिन आज किसानों के बच्चों पर लाठी क्यों चलवाते हैं? किसानों के बच्चों को परेशान क्यों करते हैं? किसानों के बच्चों की सुनवाई क्यों नहीं करते सीएम? अगर किसान है तो करनी चाहिए ना। लेकिन किसान के बच्चे दर की ठोकर खा रहे साहब। कहाँ है किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी? कहीं दिखाई नहीं देती ना। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं लोक नेत्र। लोक नेत्र लेकर आ रहा है युवाओं की आवाज़ को लेकर एक नई सीरीज, जिसमें युवाओं से हम बात करेंगे, प्रदेश के उन तमाम लोगों से बात करेंगे जो कि युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। और ऐसे ही एक युवा नेता हमारे साथ हैं, मनोज मीणा, जो लगातार ऐसा ही भर्ती हो, कोई भी जो वैकेंसीज आती हैं जिस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, तो मनोज मीणा सड़कों पर दिखाई देते हैं। आइए बात करते हैं मनोज मीणा से उन तमाम मुद्दों पर, और बात ये भी करेंगे क्योंकि अक्सर मनोज मीणा है जो कि बेरोजगारों की आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन मनोज मीणा पढ़े हुए कहाँ तक हैं, आप क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, उन सब के बारे में। नमस्ते मनोज भाई। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मनोज मीणा खुद क्या करते हैं? देखो ऐसा है, आप कह रहे हो कि मनोज मीणा कहाँ तक पढ़ा हुआ है, तो ये जानकारी मैं पहले आपको दे देता हूँ। मेरी बेसिक जो स्कूलिंग है वो तो मैंने गांव से करी है, मेरे महुआ मंडावर से 12 तक। उसके बाद मैं जयपुर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है। 2016 का मैं ग्रेजुएट हूँ
सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। जयपुर में कॉलेज है YIT, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद में कंपटीशन की तैयारी का दौर रहा 2-3 साल, और फिर 2020 से मैं लगातार छात्र आंदोलन में छात्रों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ। आज 20 से 25 चल रहा है, यानी कि मेरे को करीबन 5 साल से ऊपर का समय हो गया। लगातार जो भी छात्रों के मुद्दे रहे, जो भी छात्रों की समस्या रही है, उनको बड़ी मजबूती से उठाने का काम किया है। तो सारा कुछ आपके सामने जो अभी चल रहा है वो तो। लेकिन कहते हैं कि भैया का कर रहे है यू, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके इंजीनियरिंग करके या छोरा का गेल के करेगो? नहीं देखो ऐसा है, गांव देहात में ऐसे हाँ नहीं, गांव में कितने घरवाड़े भी कहते हैं, परिवार में भी कहते हैं, चिंताएं होती है। इंजीनियरिंग की, हाँ बिल्कुल, देखो में भी काम करते तो आराम से 50-60 हज़ार रुपए कमा लेते। प्राइवेट में भी कमा लेते, सरकारी भी लग जाते हैं, ऐसा कोई मसला था ही नहीं कि नहीं लगते। और गाँव में भी एक धारणा होती है कि अगर इंजीनियरिंग करी है तो जइयन नयन कहीं इंजीनियर बन जाए, वो परिवार में समाज में होता ही है, और एक नौकरी को समाज में महत्व दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था, 3-4 साल का समय मैंने तैयारी को दिया, और जब पेपर लीक की जैसी घटनाएं मैंने झेली, मैंने देखा, जब मैंने एग्जाम दिए, जब उनके पेपर लीक हुए। आपने खुद ने एग्जाम दिया? उस टाइम पे लीक खुद ने मैंने एग्जाम दिया 2020 में जूनियर इंजीनियर का, जिसकी मैं 4 साल से लगातार तैयारी करा। और जब वो एग्जाम दिया, उसका पेपर लीक हो गया, 120 में से 90 नंबर मेरे थे, है ना। तो 90 नंबर से तो श्योर था कि मेरा सिलेक्शन होना तय था, है ना। लेकिन पेपर लीक इतने बड़े लेवल पे हुआ जिसकी आप कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। और उस पेपर के लिए फिर आंदोलन करा, उसे फिर रद्द करवाया, फिर एग्जाम दिया, फिर पेपर लीक हुआ, लेकिन फिर भी सारे उसमें भ्रष्टाचारी चोर लोग लग गए। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि यार ये जो भ्रष्टाचार भर्तियों में चल रहा है, जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है, अब ये प्रदेश में बंद होनी चाहिए। कितने युवा परेशान हैं, मेरे जैसे कितने युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो रहा भ्रष्टाचार के चलते। और आपको बताऊं, मैं ये पेपर लीक की लड़ाई ही उसी समय शुरू हुई है जब हमने आंदोलन शुरू करा 2020 में। तभी से SOG ने जाँच शुरू करी, तभी से लोग पकड़ में आने लगे, और तभी से जाँच चल रही है। नहीं, उससे पहले पेपर लीक की जांच नहीं होती थी। और आज ये उन्हीं आंदोलनों की देन है कि SOG ने इतने लोगों को पकड़ा, पेपर का पूरा नेक्सस SOG के हाथ लगा, और लगातार अभी जांच चल रही है, चाहे SI का हो, चाहे JN का हो, चाहे लाइब्रेरियन का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो। 2020 से पहले कि आप मेरे को केस बताओ कितने केस सामने आए। कहने का मतलब मनोज मीणा उन सब से खुद पीड़ित है। बिल्कुल, मैं पेपर लीक से और ये भ्रष्टाचार से खुद दुखी होके, खुद परेशान होके, और इस सिस्टम को, और जो ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है पेपर माफियाओं का, इनको बदलने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और आज काफ़ी हद तक मुझे खुशी होती है कि जब मैं बच्चों की मदद करता हूँ, जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जब मैं लड़ रहा हूँ, बहुत सारे काम बच्चों के, बहुत सारे पेपर लीक पर लड़ाई लड़ी है और सरकार से काम भी करवाए हैं, तो अब लगता है कि बच्चों को एक उम्मीद होती है कि मनोज हमारी लड़ाई लड़ रहा है और हमें न्याय दिलाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि है। घर वाले नहीं कहते यार मनोज तो यहाँ जयपुर में बैठा है, कुछ करता है नहीं, आंदोलनों से क्या होगा, घर कैसे चलता है? देखो ऐसा है, अगर भगत सिंह से उसके घरवाले ये कहते कि आज़ादी की राह छोड़ और घर का तरफ ध्यान दे, घर को संभाल। मेरे को पता है ना कि अगर राजस्थान में 40-50 लाख बेरोजगार है, अगर उन बेरोजगारों के लिए मैं कुछ कर पाया, तो यानी कि वो तो बेरोजगार है, उनका परिवार, यानी करोड़ों परिवारों के लिए मैं कुछ कर पाया, और अगर उसके चलते मेरा परिवार थोड़ा दुखी भी होता है मुझे लेके, या मेरे घरवाले थोड़े परेशान भी होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि करोड़ों माँ पिताओं का प्यार मेरे साथ है, भाइयों का प्रेम है, लाखों बेरोजगारों की मदद कर रहा हूँ, तो मैं बड़े मन के साथ काम करता हूँ। और ये बात सही है कि समस्या आती है, घरवाले भी कहते हैं, परिवार वाले भी कहते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। कल के दिन बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे हैं और वो कुछ बढ़ने नहीं देंगे, वो कुछ आगे आपको आने नहीं देंगे। लेकिन देखो मेरा स्वभाव नेचुरल है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर उस समय भगत सिंह ने सोच लिया होता, गांधी ने सोच लिया होता, अम्बेडकर ने सोच लिया होता, इन तमाम महान लोगों ने अगर सोच लिया होता, तो हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलती, हमारा देश आज यहाँ नहीं होता। तो उन लोगों ने संघर्ष की राह चुनी कि हम देश को आज़ादी दिलाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो मनोज मीणा ने भी संघर्ष की राह चुनी। हाँ, ये आपकी बात सही है कि 50,000-60,000 की नौकरी में प्राइवेट भी सरकारी कहीं भी कर लेता और एक आराम का जीवन में जी लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। लेकिन मेरे को लगा कि ये सिस्टम जो बन गया है इसमें बदलाव होना चाहिए, और लाखों बेरोजगारों की लड़ाई लड़नी है, और करोड़ों परिवारों को न्याय दिलाना है, और आज उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में पूरे बेरोजगार हमसे उम्मीद रखते हैं, जुड़े हुए हैं, और
करोड़ों परिवारों की दुआ है कि आज मनोज मीणा इस लड़ाई को लड़ रहा है। नहीं, बिना दुआओं के इस लड़ाई को लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़नी पड़ती है, बड़ा संघर्ष इसमें करना पड़ता है और लोगों का प्रेम है इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। नहीं, संभव तो नहीं है कि हर आदमी इस लड़ाई को लड़ ले। शादी वादी होगी? अभी शादी का नहीं है, अभी शादी नहीं करी, शादी का देखेंगे अभी आने वाले समय में। अभी शादी का क्या प्लान है आगे? वो तो आगे भविष्य में देख लेंगे शादी का। तो अभी तो घरवाले कहते नहीं कि यार क्या घरवाले तो देखो सब चीज कहते ही है। अब घरवाले तो घरवाले ही है ना, जैसे आपके जैसे मेरे घरवाले हैं। घरवालों के विचार तो भी समाज से आते हैं। समाज में तो ये है कि छोरा नौकरी लग जाए तो ब्याह कर दे, ठीक है। लेकिन अब वो नौकरी वाली राह हमने छोड़ दी है कि हम संघर्ष कर रहे हैं भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए। तो घरवालों से फिर अब ये कह भी रखा है कि शादी के लिए जब समय आएगा तो तब शादी भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो ध्यान है वो युवाओं के लिए और समाज के लिए संघर्ष की ओर ध्यान है कि अपने बहुत सारे भाइयों को न्याय दिलाएं। और तो आजकल तो संघर्ष से शादी कर रखी है, जब समय आएगा जब शादी भी कर लेंगे। से मुझे याद आता है एक आंदोलन चल रहा था पशु परिचर का, और काफी संख्या में भीड़ आई थी। क्या परिणाम निकला? देखो ऐसा है, आंदोलन राजस्थान में बहुत चल रहे हैं। आपने एक लाइन बोली थी शुरू में, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। देखो राज सिंहासन डोल ही रहा है आज के दिन। भजन लाल जी राजस्थान में टिकते नहीं है, दिल्ली ज्यादा रहते हैं। मुझे कभी कभी तो लगता है कि भजन लाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। यहाँ राजस्थान में कितने दिन रहे भजन लाल जी? आप देखो कभी उठा के 1.5-2 साल में मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने ज्यादा रहे होंगे। दिल्ली ज्यादा रहते हैं भजन लाल जी। तो राज सिंहासन डोल रहा है और बेरोजगार आसरा जी तो कहते भी हैं हवाई जहाज में घूमते रहते हैं। तो घूम ही रहे हैं, लेकिन बेरोजगार कितने परेशान है। इधर पशु परिचर का आंदोलन करा, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करा, मामला भी कोर्ट में चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन कर दिया बिना कुछ जानकारी के, बिना कुछ तरीके से। बच्चों के 25-25 नंबर बढ़ा दिए और जिन बच्चों के 150 में से 138 नंबर आ रहे थे उनको फेल कर दिया। अन्याय तो है, इनजस्टिस तो है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है? मैं काफी दिनों से इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आंदोलन भी है, उस टाइम मैं पहुंच नहीं पाया। जी। लेकिन मैं कुछ मेरे नॉन थे, उनका रिजल्ट देखा था मैंने, अभी रीट का रिजल्ट है, उसमें वो आया था कि जिसके मार्क्स आ रहे थे उससे कुछ ज्यादा नंबर। देखो ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन ऐसा है, गधे और घोड़ों को एक करने का प्रोसेस है ये। जैसे आपने तैयारी करी, आपके 100 में से 80 नंबर आ रहे और दूसरे जो साथी है उसके नंबर आ रहे 50-100 में से। लेकिन ये एजेंसियां कहती है, भर्ती एजेंसियां, कि जिसके 50 नंबर आ रहे हैं उसका पेपर टफ था तो उसके तो हम करेंगे 85, और जिसके 80 आ रहे हैं उसको हम पास नहीं करेंगे, उसके नंबर हम घटाएंगे। यानी उसके नंबर तो बढ़ा दिए 35 और आपके कम कर दिए। तो सिलेक्शन होना चाहिए था आपका, सिलेक्शन हो गया उनका। तो कहीं ना कहीं ये बताओ अभी कौन सी पारी में एग्जाम लगेगा, ये तो आपने तय नहीं करा, ठीक है। किस कौन सा पेपर आएगा तो सबके लिए सेम होता है। नहीं, अलग अलग पेपर बना रहे हैं ना, ये तो दिक्कत है। तो ये तो आपने तय नहीं करा कौन सा पेपर, कौन सी पारी, ये तो सिस्टम तय कर रहा है, बोर्ड तय कर रहा है। जब मेरे को ये बताओ, जब भारत देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है तो 1 एग्जाम 1 शिफ्ट 1 पेपर नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है ना। तो ये इतना कमजोर थोड़ी है स्ट्रक्चर। इच्छा शक्ति की जरूरत है। तब ये बताओ, हमें 4 करोड़ के चुनाव एक दिन में करा लेते हैं, बिल्कुल, तो क्या 20 लाख लोगों के एग्जाम नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। हमारे पास संसाधन है, सब कुछ है, क्या नहीं है? तो सरकार इस चीज को बताए हमारे पास क्या नहीं है, और अगर नहीं है तो सुधार करो, चीजों को व्यवस्थित करो, चीजों को बनाओ उनको, तो बच्चों की मदद हो। लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती ना युवा पे। पशु परिचर की लड़ाई लड़ी, अभी देखो SI की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राजस्थान में इतनी सारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज 45 दिन हो गए शहीद स्मारक पर आंदोलन करते हुए। RPSC भंग की बात कर रहे हैं, पिछले 4 साल से SI का आंदोलन चल रहा है, RPSC भंग की मांग चल रही है, लेकिन सरकार कोई सुना नहीं। तो सरकार सुन नहीं रही, सरकार गूंगी बहरी के साथ अंधी भी हो चुकी है, उसे दिखाई दे रहा। इस 40 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में शहीद स्मारक पर बैठकर हनुमान बेनीवाल जी के साथ हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। और 4 साल से लड़ रहे हैं, गहलोत सरकार में भी लड़ा। और हम एक ऐसे व्यक्ति है, मैं आपको बताऊं 2021 में भी SI भर्ती पे मैं आंदोलन कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा मैं 20 से सक्रिय हो गया था। 2021 में भी हम लाठियां खा रहे थे कांग्रेस सरकार में, और बीजेपी सरकार में भी वही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं की सुनवाई कहीं नहीं होती। सत्ता में चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आओ, युवाओं को वोट बैंक के लिए यूज करती है, छोड़ देती है कि अब आपका काम हो गया, अब आप जाओ। तो युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकारें सुनती नहीं है। अभी मेरा परसों के दिन यहाँ महेश नगर में था, मेरा कैंडल मार्च था,
1,500-2,000 बच्चे आए थे। पुलिस ने पूरा उसको छावनी बना दिया, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, पूरे को घेर लिया उसको और पूरे गेट बंद कर दिए पार्क के। 3 घंटे तक बच्चों को घेरा रखा। ये पुलिस प्रशासन ऐसा काम कर रहा है, सरकार इस प्रकार से बच्चों को डराने का काम कर रही है, तो बताओ ये किस हद तक जायज है? जब सरकार ये बच्चों को पकड़ने का काम कर रही है, बच्चों को डराने का काम कर रही है, मैं कह रहा हूँ पकड़ना है तो विजय माल्या को पकड़ो ना भाई। विजय माल्या कह रहा है कि मेरे अरुण जेटली ने भगाया, वो विदेश जाके बैठा है, वो लंदन से जाके इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, वहां चर्चा कर रहा है। विजय माल्या को आप पकड़ नहीं पा रहे और आप किन को पकड़ रहे हो? बेरोजगार हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके पास अगर ताकत है तो लाओ ना विजय माल्या को, भारत के लोगों को जो पैसा है वो भारत के लोगों को मिले और आपकी सरकार का मैसेज जाए कि आप मजबूत हो। और विजय माल्या ने तो कहा था कि मैं भागा था, अरुण जेटली कह के, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, अब तो नहीं है लेकिन उस समय बड़े नेता थे अरुण जेटली जी, सब सम्मान करते हैं उनका, लेकिन उनकी जानकारी में था। तो बेरोजगारों के साथ लाठी बांटा करके क्या मिल रहा है पुलिस को? भाई बेरोजगार तो किसानों के बच्चे हैं और मैं कह रहा हूँ पुलिस भी किसानों की है। सीएम साहब तो कहते हैं हम खुद किसान हैं, लेकिन सीएम साहब कहने को किसान है, मुझे लगता नहीं वो किसान वाली बात करते हैं आजकल। क्या वो ये भी कहते हैं मैं सरपंच रहा हूँ, पहले सरपंच रहे भी है, और वो कहते हैं मैं किसान परिवार से हूँ, लेकिन आज किसानों के बच्चों पर लाठी क्यों चलवाते हैं? किसानों के बच्चों को परेशान क्यों करते हैं? किसानों के बच्चों की सुनवाई क्यों नहीं करते सीएम? अगर किसान है तो करनी चाहिए ना, लेकिन किसान के बच्चे दर की ठोकर खा रहे साहब। कहाँ है किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी? कहीं दिखाई नहीं देती ना। भजन लाल जी कहने में ही कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई भावना बची है, और ये सारा राजस्थान का युवा जान चुका है। और सबसे बड़ी बात, उनको अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे साहब ये तो आतंकवादी है, इनको हमने पकड़ लिया है, अब इन पे हम लठ चला देंगे और आपका माहौल बढ़िया हो जाएगा। भजन लाल जी को ये समझ नहीं आ रहा कि 3 साल बाद वोट तो युवाओं से मांगेंगे ना। परसों तो हनुमान जी कह रहे थे अधिकारियों को गालियां देते भजन लाल जी, अब सुना हुआ। देखो वो गाड़ियां देना नहीं देना हो सकता है देते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। आज ये बताओ वोट कौन देंगे? युवा देंगे, जनता देगी। अधिकारी के पास तो 5 वोट भी नहीं है। अगर आज युवाओं को परेशान करोगे तो क्या ये युवा वोट देंगे क्या आपको? नहीं देंगे। आज इनका नंबर शायद 116 के आसपास है ना, इनकी बीजेपी के नंबर। मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में यही हाल रहे। अगर बेरोजगारों के साथ में न्याय नहीं हुआ, एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई, आरपीएससी बंद नहीं हुई, नॉर्मलाइजेशन बंद नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन नहीं हुई, आरएस पोस्टपोन नहीं हुई, तो मैं आपसे कह रहा हूँ 50 सीट से ज़्यादा सीट नहीं आएंगी बीजेपी की। कल का ही एक दृश्य है, हाँ। सीएम साहब विश्वविद्यालय के सामने से गुजर रहे थे और युवा वहाँ पे वो पोस्टपोन की जो कर रहे थे आरएस की जो एग्जाम है, सीएम साहब ने रुकना भी जरूरी नहीं समझा। देखो अगर आप कह रहे थे सीएम साहब किसान के बेटे रहे तो कल उनको रुकना चाहिए था और उन बच्चों से बात करते कि यार आपकी समस्या को हम सुनेंगे। ऐसे तो चलते हैं, कहीं तरबूज भी खा लेते हैं, खरबूजा खा लेते हैं। जब खरबूजा खा सकते हैं तो मेरा मानना है कि युवाओं से बात तो करी जा सकती है ना। बिल्कुल। खरबूजे के लिए समय है आपके पास में, तो क्या इन बच्चों के लिए समय नहीं है? आपको समय निकालना चाहिए और जायज मांगे। बच्चे क्या कह रहे हैं कि आरएस में समय दे दो, फर्स्ट ग्रेड में समय दे दो, पद वृद्धि कर दो, नेट यूजीसी का एग्जाम क्लियर कर रहा है फर्स्ट ग्रेड में, एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के बच्चे अभी पेयरिंग में फॉर्म भरा दिया, आज उनका रिजल्ट नहीं आया, उनकी क्या गलती है? तो बच्चे न्याय मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने सुनना बंद कर दिया। और भजन लाल जी का मेरे को लगता है कि अब परमानेंट ही दिल्ली का निवास हो गया उनका, राजस्थान में सीएम हाउस तो नाम मात्र हो गया। एसआई भर्ती में शुरू से मनोज मीणा सक्रिय थे, हाँ। आजकल बीते दिनों से शहीद स्मारक पे कम दिखाई देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, हनुमान बेनीवाल से कोई नाराजगी है क्या? नहीं देखो ऐसा है, ये बहुत सारे लोगों में एक धारणा बन गई। पिछले दिनों मेरी तबीयत खराब थी, मैं बीमार था, 4-5 दिन में बीमार रहा, घर रहा मैं। तो उन दिनों एक चर्चा चली कि मैं राज्यपाल के डेलीगेशन में नहीं गया। बिल्कुल ठीक है, तो उन दिनों एक माहौल बना कि मनोज मीणा आंदोलन से दूर हो गया और कोई अनबन हो गई। मेरी हनुमान जी से कोई अनबन नहीं है और हम उनका सम्मान करते हैं और धरना हमारा चल रहा है, आपने देखा होगा। और उनसे हमारी बात हुई थी, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, आप जाके आओ। फिर उसके बाद में मेरे को पता लगा कि ऐसा कुछ चल रहा है तो मैंने ट्वीट डाला और मैं जानकारी दी कि मेरी तबीयत खराब है और इसलिए मैं नहीं जा पाया, बाकी मैं तबीयत ठीक होते धरने पर लौटूंगा। और आपने देखा होगा पिछले 5-7 दिन पहले मैं धरने पे भी गया, हनुमान जी के साथ ही बैठा, और तो 7 तारीख को हम हनुमान जी के साथ थे, 6 तारीख को हम साथ थे, 5 तारीख को साथ थे और 8 तारीख को मैं शहीद स्मारक पे था। मैं लगातार ही हूँ। पिछले 4-5 दिन में बीमार था, उस समय नहीं गया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मनोज मीणा की तबीयत खराब है, ज़्यादा हो सकता है कोई अनबन हो गई होगी, तो लोगों ने एक प्रकार से सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल था, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है। और हनुमान जी देखो अच्छे व्यक्ति है, लड़ रहे हैं लड़ाई को, हमारे साथ बैठे हैं। नहीं बाकी किसको समय है? कौन युवाओं की बात कर रहा है आज के दिन? कोई नहीं कर रहा ना, किसी को मतलब नहीं है, कहने को नेता है, ये नाम के नेता है, काम के नेता नहीं है राजस्थान में। लड़ाई तो किरोड़ी लाल मीणा भी लड़ रहे थे। नहीं किरोड़ी लाल लड़ रहे हैं, लेकिन आजकल कम लड़ रहे हैं किरोड़ी लाल अब सरकार से लड़ रहे हैं मुझे लग रहा है आजकल तो, क्योंकि सरकार के लोग किरोड़ी लाल जी की मान नहीं रहे, सरकार के लोग उनकी सुन नहीं रहे। किरोड़ी लाल जी
के साथ हमने 2021 से इस आंदोलन को शुरू करा और वो हमारे साथ थे उस समय। लेकिन किरोड़ी लाल जी ने लगातार मदद भी करते रहे, सबूत भी देते रहे। लेकिन आज के दिन किरोड़ी लाल जी बहुत कम बोलते हैं धरने पे, एसआई भर्ती पे। तो मुझे लगता है कि जब से किरोड़ी लाल जी दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल हुए, थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा युवाओं की। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से किरोड़ी लाल जी उतने सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किरोड़ी लाल जी का मन लगता नहीं है बिना बेरोजगारों के, युवाओं के, और जल्दी वो सत्ता छोड़ के युवाओं के साथ आएंगे। एक दिन शहीद स्मारक पर भी आए थे, वहाँ भी कह रहे थे कि युवाओं के बिना मेरा मन नहीं लगता, शहीद स्मारक से मेरा पुराना नाता है। तो किरोड़ी लाल जी नो डाउट बड़े लड़ाका है, अच्छे लीडर है, लेकिन अभी बीजेपी ने हाथ बांधे हुए शायद। लेकिन मेरा मानना ज़्यादा दिन वो रह नहीं पाएंगे सत्ता में, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है नहीं सत्ता वाला, वो आ जाएंगे सड़कों पे। मनोज मीणा को इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो देखो साहब ऐसा है, हम किसान परिवार से मीणाओं के अंदर सब में गुस्सा है यार। नरेश मीणा ने तो थप्पड़ मार दिया था। नहीं देखो ऐसा है, इंसान का तो खैर सपोर्ट मैं भी नहीं करता, लेकिन हालात परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, और जो आदमी ईमानदार होता है, सच्चाई से लड़ता है, और जब लगता है अन्याय हो रहा है तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा लाजमी भी है, बाकी तो प्रयास तो करते ही है कि गुस्सा नहीं आए। लेकिन जब मैं अन्याय होते देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि पुलिस युवाओं से भिड़ रही है, युवाओं को परेशान कर रही है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही और इनजस्टिस हो रहा है समाज में, तो फिर एक अंदर की भावना होती है, पीड़ा होती है, वो निकल के आती है और गुस्से के रूप में दिखाई पड़ता है। और जब जब अन्याय होगा तो मनोज मीणा का गुस्सा आने वाले दिनों में भी दिखेगा, लेकिन सीमित दायरे में, जो सरकार को पीछे हटाने के लिए, प्रशासन को पीछे हटाने के लिए और लोगों को हक दिलाने के लिए। अगर हमारे गुस्से से लोगों को उनके हक अधिकार मिल रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं, तो फिर गुस्सा कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ज़्यादा गुस्सा आता है, दिक्कत हो जाती है बहुत बार, तो कंट्रोल करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल भी अब मैंने किया है और करेंगे आगे कंट्रोल। अच्छा, एक चीज़ बताओ, नरेश मीणा जो आपकी कम्युनिटी के आज के टाइम पे बड़े नेता बन गए हैं, क्या लगता है 6 महीने से भजनलाल की सरकार है उनको जेल में रख रखा है, 1-2 जगह उनको बाहर भी मतलब उनमें जमानत भी कर दिया, लेकिन अभी भी उनको अंदर है किसी ना किसी केस के अंदर? देखो ऐसा है, अभी वो जेल में है। वो जो कांड हुआ समरावता गांव में, थप्पड़ कांड हुआ, वहाँ वो नहीं होना चाहिए था, पहली बात तो। दूसरा, पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को जला दिया, वाहन जला दिए, लोगों के घर जला दिए, तो वो भी जायज़ नहीं था। और इतना बड़ा कांड नहीं था कि 6 महीने तक जेल में रखे। और भजनलाल जी से नरेश जी का परिवार मिला था, और भजनलाल जी ने कहा, गोवर्धन महाराज की सौगन खा के कह रहा हूँ कि नरेश को छुड़वा दूंगा। लेकिन आज भी नरेश जेल में है और अभी तक भी वो नहीं छूटा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहती है, सरकार उन्हें दबाना चाहती है, उनका दमन करना चाहती है, क्योंकि सरकार को लगता है कोई भी लीडर अगर युवा सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है या आवाज़ उठा रहा है तो उनको वो रास नहीं आता। और नरेश अपने हक की बात कर रहा था कि जो वोटिंग है वो न्यायपूर्ण हो और ज़बरदस्ती से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। जब गांव ने बहिष्कार कर रखा था तो ज़बरदस्ती तरीके से जो वो पूरा प्रकरण हुआ वोटिंग डलाने को लेकर, फिर वो जो घटना घटित हुई उसको लेकर ये पूरा मामला भी चल ही रहा है, और सरकार भी नरेश को दबाने में लगी हुई है। लेकिन जल्दी उनके लोगों से मेरी बात हुई है अभी, यानी कि 4-5 दिन में अगर उनकी जमानत नहीं होती है तो अब आने वाले दिनों में एक आंदोलन नरेश मीणा के लिए भी करेंगे, उन्हें छुड़ाने के लिए करेंगे। नरेश हमारे बड़े भाई है और लगातार हमारे साथ में रहे लंबे समय से, लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण मान लो वो घटना को, जो वो जेल में है। लेकिन जल्दी उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए अब सरकार की देखते देखते। और अब मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को मुकदमे वापस लेने चाहिए और उन्हें छुड़वाने को लेकर सरकार को प्रयास करने चाहिए। एक युवा की इस प्रकार से राजनीतिक हत्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, राजस्थान में कौन लड़ेगा युवाओं के लिए? कोई नहीं लड़ेगा ना। जब अगर इस प्रकार से आप जेल में दमन करोगे लोगों का, 6-6 महीने जेल में रखोगे लोगों को, बिना वजह लोगों को रखोगे, तो कहीं ना कहीं मैसेज समाज में भी गलत जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि नरेश की रिहाई को लेकर, छुड़वाने को लेकर अब आंदोलन की जरूरत है, और एक पूरे समाज के साथ, नरेश के समर्थकों के साथ एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। और आने वाले दिनों में यानी कि 3-4 दिन का इंतजार हम कर लेते हैं। अगर जमानत नहीं होती है तो एक बड़ी लड़ाई नरेश भाई के लिए लड़ी जाएगी, और पूरी कोशिश करेंगे नरेश भाई को हम छुड़वाएं, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते। तो मेरा मानना है नरेश भाई को अब रिहा होना चाहिए और बाहर आके लोगों की मदद करनी चाहिए। जी, आपने कहा कि नरेश मीणा के लिए एक बार फिर आंदोलन करेंगे। कई आंदोलन हुए भी, समरावता के अंदर भी बड़े मीटिंगें हुई। किरोड़ी लाल जी मीणा जो कि आपकी कम्युनिटी से बड़े नेता आते हैं, सरकार का हिस्सा है, वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं?
नहीं, कहाँ आंदोलन कहाँ हुए? आंदोलन नहीं हुए। बड़े सभाएं बात देखो ऐसा है, यहाँ एक दो सभा हुई, लेकिन आंदोलन नहीं प्रहलाद हुआ। गुंजल के नेतृत्व हाँ, प्रहलाद गुंजल जी भी साथ है, सभाएं हुई थी उस समय, लेकिन आंदोलन नहीं हुआ था। अब आंदोलन की जरूरत है। एक आंदोलन होने जा रहा था 25 मार्च को शायद, तारीख जयपुर घेराव। हाँ सही है, जयपुर घेराव का। उस समय विधानसभा चल रही थी, तो भजन लाल जी ने उनके पिताजी को बुलाया, जो मैनेज कर लिया। बुजुर्ग आदमी है, सीधे बूढ़े आदमी है, और उन्होंने कहा मैं गोवर्धन महाराज को मानता हूँ और वो मेरे आराध्य देव है, और उनकी मैं कसम खाता हूँ कि आपके बच्चे को पिछले मतलब आने वाली जो सुनवाई होगी उनमें मैं मदद करूंगा, केस को मैं ड्रॉप करवाऊंगा और उनको छुड़वाऊंगा। लेकिन आज मार्च को गए हुए देखो कितना समय हो गया, तो अभी तक नहीं छूट पाए। तो कहीं ना कहीं भजन लाल जी ने एक बुजुर्ग पिता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है, एक ऐसा पिता को ठगने का काम किया है जो भजन लाल जी को नहीं करना चाहिए। गोवर्धन महाराज को मानने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार झूठ बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? और भजन लाल जी ने कहा कि मैं गोवर्धन से बड़ा किसी को नहीं मानता, और भजन लाल जी आज देख लो गोवर्धन महाराज को झूठा कर दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भजन लाल जी की निष्ठा गोवर्धन जी के प्रति भी बहुत ज्यादा ईमानदारी से नहीं दिखाई पड़ती मेरे को। तो मेरे को लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए तो शायद भजन लाल जी कुछ भी कर लेंगे। और अगर उस समय वो घेराव हो जाता तो राजस्थान में ऐसा घेराव कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा घेराव होता, बड़ा घेराव होता, ऐतिहासिक घेराव होता, और लेकिन उस समय वो समझौते के वे चलते नहीं हो पाया। और आने वाले दिनों में जब मैंने आपको समय दिया है तो एक बड़ी लड़ाई तैयार करेंगे नरेश भाई को छुड़ाने को लेकर, और लड़ेंगे। तो और किरोड़ी लाल जी जो बड़ा आप बात कह रहे हो मेरे से कि किरोड़ी लाल जी मदद नहीं कर पा रहे, किरोड़ी लाल जी ने मदद करी है। समरावता गाँव गए थे और कुछ लोगों को छुड़वाया था उन्होंने, और नरेश जी से भी जेल में मिलने गए थे किरोड़ी लाल जी, मेरे जहाँ तक याद है। और ऐसा नहीं है, किरोड़ी लाल जी भी समाज के आदमी है, सब साथी है, कोई अलग नहीं है। हाँ ये जरूर है, किरोड़ी लाल जी के बयान जरूर आए थे कि नरेश जी का परिवार मेरे से मिला नहीं तो मैं समझौते में था नहीं। ये बात सही भी है कि परिवार का उस समय संपर्क नहीं हुआ होगा, या जो भी उस समय के घटनाक्रम बने होंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किरोड़ी जी ने ऐसे बयान दिए थे। और मेरा मानना है कि किरोड़ी लाल जी भी मन से चाहते हैं कि नरेश छूट जाए, तो किरोड़ी लाल जी को नरेश के कोई खिलाफ थोड़ी है। वैसे आजकल जैसे आपने शुरू में बताया कि हनुमान जी से मेरे कोई भी अनबन नहीं है, नहीं है ना, आज ही चलो आपको हनुमान जी से बैठाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नजदीकियां बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या 2028 का चुनाव का प्लान है आरएलपी से? नहीं ऐसा है, देखो मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूँ। नरेश मीणा भी बड़े नेता हैं, वो भी हनुमान जी का आदर करते हैं। आपकी भी नजदीकियां बढ़ रही। देखो मैं राजस्थान में 3 नेताओं को मानता हूँ, किरोड़ी लाल मीणा को, हनुमान बेनीवाल को, सचिन पायलट को। तीनों ये मेरे आदर्श है, ठीक है। और आज से नहीं मानता, इस आंदोलन से कोई इसका कोई वास्ता नहीं है। मैंने करीबन 2 साल पहले बात बोली थी कि ये लोग मेरे आइडल है राजस्थान में, राजस्थान की राजनीति में, और मैं चाहता हूँ कि इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, इन्होंने जो लोगों के लिए जनभावना के चलते काम किया है, वैसे काम हम भी कुछ करें लोगों के लिए। और ये जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए, शोषित गरीब पीड़ित वंचितों के लिए, तो उसी राह पे हम भी चले। और आज कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपको दिखता भी होगा कि वो तीनों के गुण हम लेके चल रहे हैं और तीनों की विचारधारा पे चल रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है कि हनुमान जी वाली चीज़ की जरूरत है तो हनुमान जी वाली चीज़ हमारे साथ में फिर हम उसको रखते हैं, और जब सचिन पायलट जी वाली कोई बात होती है तो उस हिसाब से बात करते हैं। किरोड़ी लाल जी वाली जरूरत पड़ती है तो किरोड़ी लाल जी वाली बात भी सामने आती है। तो तीनों लोगों को हम आदर्श मानते हैं। तीनों को साथ मान के भविष्य तो नहीं बन सकता ना? नहीं ऐसा है, मेरी बात सुनो, भविष्य बनाना जनता के हाथ में है, जनता भविष्य बनाएगी। लेकिन ये नेताओं को मैंने लड़ते हुए देखा है, ये नेताओं को मैंने भिड़ते हुए देखा है, इन नेताओं को मैंने संघर्ष करते हुए देखा है। आदर्श इसलिए है, आदर्श होने के पीछे वजह होनी चाहिए, और वजह ये है भविष्य तो जनता तय करती है कि आपका भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा। 2028 का महुआ से चुनाव लड़ने का प्लान है? देखो ऐसा है, आज हम बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब आज सड़क पे हम इस लड़ाई को लड़ते हैं तो बहुत बार क्या होता है, सरकार प्रशासन आवाज को दबाने का काम करता है। अगर आज मनोज मीणा के पास कोई राजनीतिक पद होता, आज मनोज मीणा विधानसभा में होता, तो सरकार की हिम्मत है क्या मेरी आवाज को दबा देती? नहीं दबा पाती। पुलिस की हिम्मत है क्या दबा देती? नहीं दबा पाती। तो हमारे जो लोग हैं, जो युवा जुड़े हैं, जो समाज के लोग जुड़े हैं, वो सब चाहते हैं कि मनोज भी विधानसभा जाए और वहां जाके इस आवाज को जो सड़कों पर उठा रहे उसको विधानसभा में उठाए। और मेरा तो मानना है कि मेरे जैसे नौजवान युवाओं को आगे आना चाहिए। जितने तमाम युवा साथी आज लोगों की मदद कर रहे हैं उनको विधानसभा पहुंचना चाहिए। पढ़े लिखे लोग
विधानसभा में आने चाहिए। राजस्थान की राजनीति अब बदलनी चाहिए। कब तक वही पुरानी घिसी पिटी राजनीति चलती रहेगी? कब तक वही राजा का बेटा राजा बनता रहेगा? कहाँ तो अब तो किसान का बेटा राजा बनना चाहिए ना। अब किसान के बेटे विधायक बनने चाहिए, किसान के बेटे सांसद बनने चाहिए। कब तक ये घटनाक्रम चलते रहेंगे? तो राजस्थान की तस्वीर में अब बदलाव होना चाहिए। और आपको 28 में आपको देखेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में किसान के बेटों का कब्जा होगा और इस विधानसभा में बड़ी संख्या में आपको देखने को मिल जाएगा। भाषण भी हनुमान जी इधर देने लग गए हो। अच्छा, ऐसा लगता है क्या आपको? बिल्कुल। साथ रहने का असर तो होता ही है। पिछले देखो ऐसा है 50 दिन हो गए बैठे हुए हैं वो साथ में, और साथ में बैठे हैं। मैंने कहा ना आदर्श है मेरे, और हम उनको सीखते भी है, उनको मानते भी है और बात भी करते हैं बहुत सारे मुद्दों पे। और हनुमान जी बताते भी हमें बहुत सारे किस्से राजनीति में कि कौन क्या है, कैसे कैसे लड़ाई राज खोलते होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के राज हमें पता है। तो वो आज तो चर्चा नहीं करेंगे राजों को लेकर तो, लेकिन हनुमान जी ने क्या पता एक दो राज हमारे भी खोल दे। नहीं देखो, हनुमान जी ने बहुत लोगों के बारे में जानकारियाँ उनके पास है और बताए भी है मुझे, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति है और ऐसा लड़ाका, ऐसा सांसद हनुमान बेनीवाल जो सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के शहीद स्मारक पर युवाओं के लिए बैठा है। आज राजस्थान में और कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा और इस लड़ाई को हम उनके नेतृत्व में जीतेंगे और मुकाम तक पहुंचाएंगे और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। 1/25 की रैली करी, 1 लाख लोगों को बुलाया और आने वाली रैली आपने देखा होगा, हनुमान जी भी कह रहे हैं कि दिल्ली भी कूच हो सकता है, सीएम हाउस भी जा सकते हैं, सचिवालय भी जा सकते हैं, कोई ट्रैक भी हो सकता है, कोई रेलवे भी हो सकती है, जहां मन हुआ वहीं चले जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं इस बार। इस बार ऐलान होता है सडनली, आर या पार। जब हनुमान जी का मूड बना कि जंग ऐलान, तो फिर ऐलान ही है फिर पूरा। फिर तो आप देखते हो ना, हनुमान जी की सेना खड़ी हो जाती है पूरी ताकत से, फिर लड़ाई लड़ती है पूरी मजबूती से। तो मनोज मीणा हनुमान के सिपाही बन के काम नहीं, देखो हम साथ हैं और इस मुद्दे में बहुत मजबूती से साथ खड़ा हूं मैं हनुमान जी के, पूरी ताकत से लड़ा हूं। एक चर्चा बीते दिनों खूब हुई जो राजाओं को लेकर, आप राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये तो नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी ने कई राजाओं के इतिहास के ऊपर चर्चा कर ली, क्या लगता है वो सही था या गलत? देखो ऐसा है कि जो इतिहास है उसके बारे में उन्होंने बयान दिए थे। मेरा ऐसा मानना है कि उनका कोई भी इंटेंट उनका ऐसा नहीं था कि किसी समाज की भावना को हाथ करे। हनुमान जी ने हिस्ट्री को लेके, इतिहास को लेके कुछ बातें करी और किसी समाज का नाम उन्होंने नहीं लिया। और मैं तो लोकतंत्र को मानने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब किसान का बेटा राजा बनेगा, अब आम जनता का बेटा राजा बनेगा। और जो राज परिवार था, जो राजघराने थे, जो राजाओं का जो सिस्टम था, आज वो लोकतंत्र में खत्म है ना। कोई पूछता है क्या राजाओं को? पूछ रहा है क्या? कोई नहीं पूछता। भाई गए दौर राजाओं के, अब राजा महाराजा नहीं है, अब जनता चुनती है, जनता तय करती है, अब जनता के सेवक होते हैं। कोई जमाना था जब दौर था राजाओं का, और राजाओं ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास में आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि कितने राजा कैसे हुए, कैसे जनता की मदद करते थे, कैसे नहीं करते थे, वो तो कहने की जरूरत नहीं है, सबके सामने लग जाएगा। लेकर नागौर में बड़ा घमासान मचा था 8 तारीख को लेकर। हाँ, घमासान तो क्या है, कुछ सामाजिक लोग देखो भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग अराजक तत्व लोग जो हनुमान जी के खिलाफ हो गए। और हनुमान जी ने किस समाज का नाम नहीं लिया, आप पहले पूरी क्लिप उठा के देखना। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ आपसे, नाम नहीं लिया। मैं साथ था उस दिन, मैं बैठा था हनुमान जी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कोई नाम लिया उन्होंने। और लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि हनुमान जी के साथ ये करेंगे, घर पे बुलडोजर चला देंगे, जेसीबी लेके जाएंगे। तो हमने बात करी हनुमान जी से, नेताजी से। मैंने कहा भाई साहब आपको जाना चाहिए, आप नागौर जाओ और असामाजिक तत्वों को जवाब दो कि हनुमान बेनीवाल कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। हनुमान बेनीवाल बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर व्यक्ति है। अगर कोई हनुमान की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो राजस्थान की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और पहले बड़ा प्लान था, फिर ऐसा हुआ जो असामाजिक तत्वों के जो बयान आ रहे थे उन्होंने काम नहीं करेंगे, कुछ भी हमारे बस की बात नहीं है हनुमान जी से लड़ना, और उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो भाग गए। और हनुमान जी तो वहां पे घर गए, जन सुनवाई करी और मैसेज दिया पूरे राजस्थान में कि हनुमान बेनीवाल वो शेर है जो किसी से डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। हाँ, ऑपरेशन साइलेंसर भी चल रहा था, बहुत सारे लोग साइलेंसर लेके पहुंच गए
और हनुमान जी भी चर्चा कर रहे थे ऑपरेशन साइलेंसर की, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी ऑपरेशन साइलेंसर की। मुझे लगता है मामला सस्ते में सुलट गया और जरूरी भी था, भाईचारा बना रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग भाईचारे के खिलाफ थे, लेकिन उन लोगों को उनकी औकात पता लग गई, क्योंकि देखो राजपूत समाज भी उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग असामाजिक तत्व, कोई बाहर के पता नहीं, कोई गुजरात का कौन वो व्यक्ति मैं जानता नहीं उसका नाम, तो क्या नाम है उसका, कोई शेखावत करके कुछ नाम था, तो वो ऐसे बोल रहा था कि हनुमान जी को चुनौती दे रहा था। भाषा भी वही सीख गए नेता वाली, नेता वाली भाषा तो नहीं, मैं तो देखो दिल से जुड़ी भाषा बोलता हुआ ना। लेकिन मैंने जो सुना ना उस समय, तो मेरे को ये समझ में आया कि वो आदमी गुजरात का था। भाई यहाँ तेरा काम क्या है, तो वहाँ जाके तेरी दुकान चला, यहाँ जाके तू लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ तू राजस्थान में बार बार आ रहा है और हनुमान जी के नागौर में आके तू हनुमान जी को पंगा ले रहा है, तो संभव नहीं है। 2 बार के वो सांसद है, 4 बार के MLA है, इतने मजबूत आदमी को तो चुनौती दे रहा है। आज अगर वो आदमी वास्तव में स्वाभिमानी है ना, तो चुल्लू भर पानी लेके, और राज सिंह शेखावत नाम है ना, उसको डूब मरना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों अगर जमीर है, स्वाभिमान है, आपने कहा कि मैं आऊंगा, आपको आना चाहिए था, क्यों नहीं आए फिर आप? लेकिन यहाँ के राजपूत समाज के जो लोग हैं ना, समझदार हैं, भाईचारा है, उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, उनको पता था नहीं लड़ना। हनुमान जी ने कहा राजपूत समाज के लोग तो मेरे साथ है, राजपूत समाज को लेके मैं चल रहा हूँ, और वो तो पार्टी है उनकी RLP, सारे समाज के लोग हैं उनके साथ में, सब लोगों को टिकट देते हैं, सारे लोगों से जुड़ के रहते हैं, काम करते हैं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि वो किसी समाज के खिलाफ हो। उन्होंने इतिहास को लेकर कुछ बात कही, जो इतिहास में लिखी हुई बातें हैं उनके बारे में चर्चा हुई, तो किसी समाज को टारगेट नहीं करा और वो मामला अब टल गया, और अब हनुमान जी जयपुर आ गए। और 8 तारीख का जो मैसेज था वो ये था कि हनुमान जी वहां गए, जनसुनवाई करी, और ये हनुमान जी ने मना कर दिया था। आपने इंटरव्यू लिया होगा, हनुमान बेनीवाल ने ये कहा था कि जो नागौर के लोग हैं वो आए, और हनुमान जी ये कहते राजस्थान के लोग आ जाएं, नागौर में आते नहीं लोग, इतने लोग आ जाते और व्यवस्था गड़बड़ हो जाती, कोई ऊंच नीच हो जाती। तो इसलिए हनुमान जी ने अच्छा निर्णय लिया, और फिर सब लोगों को उस हिसाब से समझाया गया भाई साहब के द्वारा कि आप मत आओ, और फिर ये पूरा मामला सुलट गया। और मेरा तो ये मानना है कि भाईचारा बना रहे, सामाजिक सद्भावना बनी रहे, और बाहर के लोगों के चक्कर में नहीं आना है हमारे लोगों को। एक बाहर का आदमी यहाँ के बकैती करे तो थोड़ी चलेगा है। गुजरात का आदमी का यहाँ क्या काम है भाई, हमारे लोग हैं, हम आपस में सुलट लेंगे, कर लेंगे बात, जो भी बात है, हम तो सब घर के लोग हैं, किसी को बाहर के लोग को क्यों पंच बनाए। जैसे अमेरिका ने करी थी पंचायत उस समय भारत पाकिस्तान के युद्ध में, वहाँ पे खुद की पंचायत नहीं चल रही है। हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता है, वहाँ तो वहाँ उनका कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। वहाँ लोग कह रहे ट्रंप को हटा दो, एलोन मस्क कह रहा है कि ये तो बनाई मैंने था और इसको तो मैं हटाऊंगा, तीसरी पार्टी बनाने पे वो बात कर रहा है एलोन मस्क। तो बहुत कुछ चल रहा है अमेरिका में भी, और क्या पता वहाँ भी हालात बदल ही जाए, है ना। तो ऐसे भाई हमारे घर में हम किसी को पंचायती क्यों करने दें, हम तो खुद पंच है ना हमारे घर के, तो हम पंचायती करेंगे मजबूती से। तो गली गली में चौधरी फिरते हैं बड़े हुए, गली गली में चौधरी है, वो अच्छी बात है, लेकिन अब तो हर घर में चौधरी है, हर घर में अपने पंच हो गए लोग, तो और बाहर के आदमी की जरूरत थोड़ी है, हम तो खुद ही इतने सारे पंच हो रखे हैं, हम ही कर लेंगे मिल बैठ के, इतने सारे लोगों की जरूरत थोड़ी पड़ती है। इन सबसे परे हटके जी, नरेश जो मनोज मीणा है वो राजनीति के अलावा सामान्य जीवन में क्या काम करते हैं? सिर्फ आंदोलन ही करते हो या इसके अलावा भी कुछ करते हो? नहीं, हाल फिलहाल मेरा सामाजिक जीवन में पूरा ध्यान है, संघर्ष ही मेरा जीवन है, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता। 24 घंटे सुबह घर से आता हूँ 9 बजे, रात को जाता हूँ 12 बजे, और सोता हूँ 2 बजे, 8 बजे के समथिंग में जगता हूँ, दोबारा दिनचर्या शुरू होती है और पूरे दिन भागता हूँ, और लगातार पिछले 5-6 साल से ये शेड्यूल है, इस पे काम कर रहा हूँ, और दूसरा मैं कोई काम नहीं करता। सामाजिक लड़ाई लड़ रहा हूँ, राजस्थान के लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इसी लड़ाई के परिणाम है कि सरकारों को युवाओं की मांग माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है, और संघर्ष मेरा लगातार चल रहा है। अच्छा, मैं कुछ नेताओं के नाम लेना चाहूँगा। हाँ, लो। जिनको 1 लाइन में आपको जवाब देना है। हाँ, सबसे पहले सचिन पायलट। सचिन पायलट जी अच्छे नेता है, मैंने कहा मेरा आदर्श है सचिन पायलट जी, सुलझे हुए नेता और बेदाग नेता और दमदार नेता है। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी का समय चला गया। अशोक गहलोत जी के समय कितने पेपर लीक हुए, अशोक गहलोत जी के समय कितनी घटनाएं हुई, अशोक गहलोत जी कुछ कर नहीं पाए, और अब युवाओं का समय है, अब दौर अशोक गहलोत जी का नहीं है। राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ जी मिले जुले व्यक्ति हैं। अब राजस्थान के पलटू राम है, क्योंकि वो अपने बयानों से पलट रहे हैं ना आजकल, जैसे कहा है कि उन्होंने ऐसा पहले पूछने वाला था, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा नहीं, कोई बात नहीं। राजेंद्र राठौड़ जी के लिए मेरी छवि बिहार में नीतीश कुमार की तरह है, पलटी आयाराम गयाराम, वहाँ पलटी मारी राजेंद्र राठौड़, पलटी मार के अपने बयान से। पहले नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा में, कह रहे थे RPSC को भंग करेंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे,
बदल गए ना आज। भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा के बारे में तो अभी जल्दबाजी ये कहना, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। और अभी तो वो दिल्ली में ज़्यादा उलझे हुए हैं, मेरे को लगता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, राजस्थान के नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा बढ़िया नेता है, अपनी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अच्छे फटकारे मारते हैं, बढ़िया है। कैसे लगते हैं उनके भाषण? नहीं, बढ़िया बोलते हैं। आपको अच्छे नहीं लगते क्या? ठीक ठीक बोलते हैं, युवाओं को सबको अच्छे लगते हैं। नहीं ठीक बोलते हैं, और वो रुमाल भी अच्छा घुमाते हैं, फटकारे भी अच्छे मारते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी काफ़ी लंबे समय से अध्यक्ष भी है कांग्रेस के, तो अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए अध्यक्ष हैं। किरोड़ीलाल मीणा, किरोड़ीलाल मीणा बड़े कद्दावर नेता है राजस्थान की राजनीति में, और लोगों का बड़ा प्रेम है, बड़े जनाधार वाले नेता हैं और हमेशा लोगों के लिए लड़ने वाले नेता हैं। और आने वाले दिनों में फिर देखेंगे। रविंद्र भाटी, युवाओं के लिए बात करते हैं, अच्छा है, नया लड़के हैं। विधानसभा में जाने के बाद भी करते हैं लगता है, या पहले करते थे? नहीं, रविंद्र भाटी देखो युवा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन रविंद्र भाटी से मैं थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं पेपर लीक की, भ्रष्टाचार की, तो रविंद्र भाटी वही काम कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के साथ नहीं बोलने का। उन्होंने क्या करा, लेटर लिखा कि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, और मुझे ठीक नहीं लगा। जब आपको युवाओं ने जिताया, युवाओं ने विधानसभा में भेजा रविंद्र भाटी को, तो रविंद्र भाटी का कर्तव्य क्या है कि युवाओं की बात करें, युवाओं के मुद्दे उठाएं। और आज अगर रविंद्र भाटी न्याय की बात नहीं कर पा रहा, चुनाव से पहले तो विधानसभा का घेराव किया था एक बार उन्होंने, बहुत बड़ा, तो वो घेराव करा था, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे घेराव? हमारे साथ आ जाते ना शहीद स्मारक पे रविंद्र भाटी, हम बैठे ना धरने पे, आ जाओ, वहाँ तो हनुमान जी बैठे हैं ना। तो हनुमान जी कोई थोड़ी है, कोई ऐसे कोई काटते उनको, हनुमान जी कोई लड़ते थोड़ी है। हनुमान जी बैठे तो साथ आके बैठने में क्या समस्या है? बैठ जाए ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? बैठ सकते हैं। रविंद्र भाटी के बारे में यही है कि रविंद्र भाटी एमएलए बनने से पहले अच्छे थे, एमएलए बनने के बाद में उतने युवाओं के लिए मजबूत नहीं रहे। आजकल एक डिफेंडर वाले नेता काफी चर्चाओं में, निर्मल चौधरी। अच्छा, निर्मल चौधरी, हाँ, निर्मल चौधरी गाड़ी घोड़ों का अच्छा कर रहे हैं आजकल, अच्छी रील फील बना रहे हैं, चल रहा है, ठीक चल रहा है उनका। युवाओं को लेकर क्या एक लाइन में क्या जवाब देना चाहिए? देखो, निर्मल चौधरी को मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अच्छे हैं, अच्छी रील बन रही है उनकी, बाकी तो धरातल पे भी उनको आना चाहिए अब वो कि मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा दिन रीलें लोग देखते नहीं हैं। लोग क्या है कि बोर हो जाते हैं, कब तक रील देखेंगे लोग? आप काम करो ना, ग्राउंड पे आके लड़ो लोगों के लिए। आप अध्यक्ष रहो राजस्थान विश्वविद्यालय के, आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या करा? कोई बदलाव करा? कोई क्रांति करी? सुधार करा? हालात तो वही है, नहीं बदले। आपने कहा मैं अध्यक्ष बनूंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा तो मैं काया मुद्दा लाइब्रेरी का था, वो तो ओपन करवा दी। तो एक ही मुद्दा था क्या? बहुत मुद्दे होते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, जाओ आप, हजारों मुद्दे मिलेंगे। तो मेरे को मानना है कि निर्मल अच्छा लड़का है, नया लड़का है, युवा है, तो धरातल पे मजबूत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम तो धरातल पे लड़ते दिन रात। मैं कहूँ ना, 9 बजे आता हूँ, 12 बजे घर जाता हूँ, ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरे पास कुछ है, मैं फिर भी संघर्ष करता हूँ, फिर भी लोगों के लिए लड़ता हूँ, है ना। तो फिर खर्चे मैनेज कैसे होते हैं? खर्चे नहीं है ना मेरे, खर्चे क्या है? मैं कोई गलत शौक नहीं है, कुछ खाने पीने का शौक नहीं है, कुछ गलत नशा नहीं करता, ठीक है। घर रहता हूँ, घर से खाना खा के आता हूँ, घर जाके खाना खाता हूँ, नॉर्मल खर्चे में मेरा काम चल जाता है जितने घर वालों के पास है। बाकी कभी किसी से कोई मदद लेता नहीं हूँ, खुद के दम पे काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। और मेरे पास तो कोई भामाशाह भी नहीं है, समझ रहे हो? जो ये गाड़ी वाले लोग लेके घूम रहे हैं ना भामाशाह को, मैं तो वो भी नहीं रखता। विधायकी का चुनाव कैसे लड़ोगे? जनता लड़ाएगी ना भाई, जनता से बढ़ाएगी कोई? जनता लड़ाएगी चुनाव। आजकल तो धन बल बाहुबल गाड़ियों का जो होता है वही चुनाव लड़ते हैं। धन बल, बाहुबल, गाड़ी बल, जितने भी बल हैं उनके सामने जनता का बल सबसे बड़ा है। जनता तय कर देगी ना, तो फकीर को भी कुछ बना देती है। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री हो गए ना देश के। किसने देखा था? लेकिन कहते हैं ना लोग, नरेंद्र मोदी कहते हैं, अब देखा तो बहुत चीज हमने राजनीति में नहीं है, लेकिन कहते वही बताते हैं। तो वो कहते थे मैं चाय बेचता था, आज वो प्रधानमंत्री है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने मदद करी होगी। तो मेरा मानना है कि जनता अगर प्रेम करती है आपसे, जनता अगर मन बना लेती है, तो जनता आपको मौका देगी और जनता आपको आगे पहुंचाएगी। नरेश मीणा एक नया युवा लड़ाका है जो मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन इन दिनों सरकार ने दबा रखा है। बाकी तो आने वाले दिनों में फिर लड़ेगा नरेश जी। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के मार्फत जनता को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा युवाओं से, आपके जो भी दर्शक हैं,
कि भाईचारा सद्भावना बनी रहे और नशा पता युवाओं को नहीं करना चाहिए, क्राइम की तरफ युवाओं को नहीं जाना चाहिए और एक अच्छा जीवन जियो, अच्छी सोच रखो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, मिलनसार रहो और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में भूमिका निभाओ। बाकी तो जीवन बढ़िया चल रहा है सबका। माफ कीजिएगा, एक सवाल मेरा रह गया। जी पूछो। बीते दिनों जैसे आरपीएससी भंग करने की बात चल रही थी, लेकिन अभी आरपीएससी को नया चेयरमैन हाँ, गया है। ये जी अच्छा सवाल है। अभी आज ही मैंने भी सुबह ट्वीट करके बधाई दी है। UR साहू जो राजस्थान के डीजीपी है, उन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया है और आरपीएससी की साख पेपर लीक के चलते बहुत बदनाम है और भ्रष्टाचार के चलते भरोसा आरपीएससी खो चुकी है। मैं साथ में UR साहू जी से कहूंगा आपके माध्यम से कि युवाओं का भरोसा आपको जीतना है। आरपीएससी में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर नकेल कसनी है और राजस्थान में आपको मिसाल पेश करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपने कानून व्यवस्था को संभाला उसी प्रकार से आप आरपीएससी को संभालो और अगर आप पे आरपीएससी ठीक नहीं हो पाई तो राजस्थान की जनता आपका भरोसा भी फिर जनता का रहेगा नहीं आपके ऊपर। तो मेरा मानना है कि UR साहू को जो अब आरपीएससी के अध्यक्ष हो गए उन्हें शुभकामनाएं पहली बात तो मेरी तरफ से और युवाओं की तरफ से, और अच्छे काम करे युवाओं के लिए, जो वो काम करे जो होने चाहिए। पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हो, ईमानदारी से एग्जाम हो, पारदर्शिता से एग्जाम हो और तरीके से सिस्टम चले और एक युवाओं का भरोसा आरपीएससी पे पुनः स्थापित हो और ये सबसे बड़ी जीत होगी UR साहू जी की। अब देखना है कि कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं और जैसे अभी ज्वाइन करेंगे उसके बाद में महीने 6 महीने बाद अपन फिर इंटरव्यू करेंगे UR साहू जी के ऊपर, जब बताएंगे कि UR साहू जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा। काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया है लेकिन इंटरव्यू अच्छा था, दमदार था। और अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो अगली बार जब भी मुलाकात होगी मनोज से तो फिर वार्ता करेंगे। लेकिन जो वीडियो था इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कोई ऐसी बात छूट गई हो, रह गई हो तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।